चलिए, मैं आपका आदित्य तिवारी सर फिर से अपने पावर स्टार ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इंतजार की घड़ी अब कुछ ही समय में समाप्त होने वाली है और आप लोग एक साल जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे वो घड़ी अब कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में बस आने वाली है। उम्मीद करते हैं 10th की जो बोर्ड एग्जाम जो कल से होने वाली है, जिसमें पहला एग्जाम, पहला पेपर आपका हिंदी का होगा, उसके लिए सभी विद्यार्थी एकदम जो है समझिए कि तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए, सीमा पर जाने के लिए। तो जितना सारा अपना हथियार औजार है सबको जो है निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को रणभूमि में जाने का समय आ गया है। देखो बेटा, आज मैं एक दिन पहले कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो 10 पूछा जाएगा परीक्षा में, जिसमें से जवाब मात्र 5 का देना है और वो भी 20 से 30 शब्दों के अंदर देना है। इसके बारे में हम कुछ वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको आप लोग अगर आज रात में देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से 5 क्वेश्चन आ जाए, 8 क्वेश्चन आ जाए, या 12th में जैसे मैं किया था 10 में 10, 10 में 10 आ जाए। ये तो भगवान जाने, मां सरस्वती जाने। मैं तो बस अपना कर्म करता हूँ, बाकी फल देने वाले तो वो है, उन्हीं पर मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग भी जो है भरोसा रखिए और जो मैं आज आपको समझिए कि जो चीज देने वाला हूँ इसको आप लोग रात में हर हालत में याद कीजिए। और ये उन बच्चों के लिए है जिनकी हिंदी की तैयारी, सब्जेक्टिव की तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है या वो नहीं पढ़ पाए हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको अगर आप देख लेते हो तो समझ जाइए कि 10 पूछेगा, उसमें से 4, 5, 3 का जवाब तो आराम से आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जितने सारे मेरे बच्चे या कई के बच्चे हों, अगर वो एग्जाम देने के लिए गए हैं तो उनको जो है ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार। माँ सरस्वती आपके कंठ और हाथ पर विराजमान हो और आप परीक्षा में एकदम जो है बाबा का, अपने पावर स्टार का जो है झंडा लहरा कर आइए, ताकि मैं फिर गर्व से कहूँ कि मैंने जो अपने बच्चों को दिया इतना जरूर दे दिया कि मेरे बच्चे जो है परीक्षा में जो है फिर से अपने पावर स्टार का परचम लहरा के आए हैं। और आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं न्यू 10th जब मैं स्टार्ट करूं 1 अप्रैल से, तो जो बच्चे पीछे हैं 9th से 10th में गए हैं उनके लिए भी, वो किसी भी स्टेट के, वो कहीं भी हो, उनके लिए भी मैं एक से एक वीडियो लेकर आऊं और आपकी पढ़ाई मैं लगातार कराता रहूं। और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं, क्योंकि 12th का हिंदी भी सर बहुत जल्दी नए अवतार में मैं इस चैनल पर लेकर आने वाला हूं, और भी फुल्ली सिलेबस के साथ। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कल के एग्जाम के लिए। और एक बात याद रखो बेटा, भगा कर कोई नहीं देखेगा। इतना दिन से बहुत बच्चा बात नहीं माना है जो नहीं पढ़ने वाला है। कम से कम आज रात में तो बात मान जाओ, मेरा एक दिन मेरा बात मान जाओगे। जो मैं सब्जेक्टिव यहाँ लिख रहा हूँ, अगर इसको तुम याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कल के एग्जाम के लिए, जो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बेटा पूछा है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? अब देखिए बेटा, ये ऑफलाइन क्लास में भी मैं पढ़ाया हुआ हूं। जिनके कॉपी में है, जिनको पहले से याद है, उनको तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं और टेंशन में है, उनके टेंशन को दूर करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि टेंशन दूर करने का एक ही नाम है आदित्य तिवारी। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखेंगे बेटा कितना शानदार उत्तर है, ज्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। दही वाली मंगमा कहानी से है।
जिसके लेखक श्रीनिवास जी हैं, जो कन्नड़ भाषा के रचयिता हैं। 6 जून 1891 में कोलार कर्नाटक में उनका जन्म होता है। और ये जो प्रश्न है ये दही वाली मंगवा से ली गई है। कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो लिखेंगे कि बहू ने सास को मनाने के लिए, लिखावट पर ध्यान देना है बेटा सबको, देखो हर शिकार दीर्घकार ध्यान से। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे अर्थात मंगमा के पोते को उसके पास भेज दिया। उसके पास भेज दिया। जब लड़का वापस नहीं आया, जब लड़का वापस नहीं आया, तब मंगमा के बेटे और बहू दोनों अपनी मां को मनाने के लिए उसके पास गए। चले बेटा, एक क्वेश्चन मेरा हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर देखिए 2 नंबर का पूछेगा, यानी 10 प्रश्न पूछेगा, 10 पहला सिटिंग में और 10 दूसरा सिटिंग में। ये दोनों सिटिंग के लिए है बेटा। 10 में हमको मात्र 5 सवाल का ही जवाब देना है, जिसमें जो आपको आसान लगे वही 5 सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और मैं फिर याद दिला दूं कि ये उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, या कोई अदर जगह पढ़ते हो जिनकी तैयारी नहीं हुई है, वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं कुछ प्रश्न जो आपके कल के एग्जाम में काफी कारीगर सिद्ध होगा। क्वेश्चन यदि आता है तो कृपया आप लोग कमेंट करना ना भूले और अपना प्यार आशीर्वाद हम पर इसी तरह बनाए रखिए, क्योंकि विद्यार्थियों के प्यार आशीर्वाद, अभिभावकों के, माता पिता के जो है गुरुजनों के आशीर्वाद से ही मैं हूं। मैं किसी के आशीर्वाद से नहीं हूं, मैं किसी के रहमो करम पर नहीं हूं, मैं अपने मेहनत से हूं और आप लोग के प्यार से ही आगे बढ़ा हूं। तो इसी तरह अपने गुरु पर अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 5 साल से बोर्ड में पूछा है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये दोनों सिटिंग में, किसी सिटिंग में आ सकता है या दोनों में दे देता है। क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। और एक बात मैं और बता दूं कि मैं जो भी आंसर लिखाता हूं, ना किसी गाइड से, ना किसी पासपोर्ट से, ना किसी कुंजिका से, आप लोगों ने मुझे ऐसा बना दिया है ना कि मैं अब कोई भी चीज लिखता हूं अपने दिमाग से लिखता हूं, और जो भी मैं लिखता हूं सटीक लिखता हूं, और इतना जरूर लिखता हूं कि नंबर नहीं कटे। बहुत बड़ा मैं आंसर नहीं बनाता हूं, क्योंकि परीक्षा में कहता है कि 20 से 30 शब्दों में ही उत्तर देना है। देखिए, रंगपा कौन था, वह मंगमा से क्या चाहता था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपोर्टेंट है और मेरे दिल के काफी करीब है। उत्तर, रंगपा कर्नाटक के वेंकटपुर गांव का रहने वाला, वेंकटपुर गांव का रहने वाला एक चरित्रहीन और जुआरी व्यक्ति था। एक चरित्रहीन और जुआरी व्यक्ति था, जो हमेशा नशे में धुत रहता था।
वह मंगमा पर डोरे डालकर उसकी संपत्ति को हथियाना चाहता था। उसकी संपत्ति को हथियाना चाहता था। बस हो गया। देखिए कितना आसान आंसर है। आप लोग आधा एक घंटा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटने वाला है। आप बहुत अच्छा से जवाब दे पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि मां मंगू को, यह भी क्वेश्चन 3 साल से आ रहा है, मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? आपको जानकारी के लिए याद करा दे बेटा कि ये जो क्वेश्चन है मां शीर्षक कहानी से है, जिसके लेखक ईश्वर पेटलिकर जी हैं, जिनको गुजराती लेखक के नाम से जाना गया है। ये गुजराती भाषा के लेखक थे। मां शीर्षक कहानी एक गुजराती कहानी है जिसमें एक माँ और बेटी के प्रेम को दिखाया गया है। इसमें एक माँ की 12 साल की पगली और गूंगी लड़की मंगू है, जिसको लेकर माँ काफी परेशान है। तो क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती? विचार करें। यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखेंगे कि मंगू की माँ अस्पताल को गौशाला मानती है। ऑब्जेक्टिव में बेटा क्वेश्चन आता है कि मंगू की मां अस्पताल को क्या मानती है? तो गौशाला। याद रखिएगा, मंगू की मां अस्पताल को गौशाला मानती है। वह कहती है कि अस्पताल में मरीजों का नहीं, बल्कि पशु पक्षियों का इलाज होता है। मां जी का मानना है कि मां जी का मानना है कि अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर केवल अपना कर्तव्य ही पूरा करेंगे। लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। कोमा ओमा बुंदा कैसे दे रहे हैं, हिंदी है, बहुत नंबर कटता है। डॉक्टर केवल अपना कर्तव्य ही पूरा करेंगे। वहां मेरी बच्ची का ध्यान कौन रखेगा? क्वेश्चन मार्क। कौन रखेगा? उसे समय समय पर भोजन कौन खिलाएगा? बिस्तर भींगने पर उसका कपड़ा कौन साफ करेगा? यह विभिन्न प्रकार का प्रश्न, यह विभिन्न प्रकार का प्रश्न
मां जी के मन में उठ रहे थे, इसलिए मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी। चलिए, ये भी आंसर मेरा हुआ। जितना भी करा रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखिए, घर से आकर और फिर क्लास में मैं वीडियो बना रहा हूं, आप ही लोग के लिए बना रहा हूं। बहुत लोग आपको भगा दिया है पहले ही, लेकिन हम 11 तारीख के लिए तैयारी कराए थे तो कुछ यहाँ के टीचर लोग कह रहे थे कि आदित्य तिवारी अभी ले सिलेबस नहीं छप रहा है। बताओ अब हम क्या कहें इस पर। सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं रहता तो रिजल्ट कहाँ से आ जाता। ये तो सोचना चाहिए न कि हर साल टॉपर देते हैं तो कहाँ से चला आता है। कहने वाला का फ्री का मुंह है, कुछ ससुरा बोलता रहता है, सब समझता नहीं है। सब हैं पैसा ले लिया है सब, कोनो दिसंबरे में खेत दिया है, कोनो जनवरी में खेत दिया है। यही से करना, बच्चा से प्यार चाहिए। अरे घंटवा प्यार चाहिए तुम लोगों को। बच्चा उसका साथ देता है जो अंत तक जो खड़ा रहता है, उसी का बच्चा साथ देता है। और मैं वो शख्स हूँ, वो चट्टान हूँ जो अंत तक विद्यार्थी के साथ खड़ा हूँ। और पढ़ा देने के बावजूद भी मैं विद्यार्थी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पढ़ाते समय प्यार करता हूँ। ये ना कि काम निकल गई तो तू के या हम के, वो हमारा डायरी में उसन हईले नहीं कि हमारा खून, हमारा खानदान के लोग ऐसा सिखल ही नहीं के। जेकर जैसन मनसा रहेला, जेकर जैसन सोच रहेला, वो इंसान वैसन रहेला। हमनी के तो सही संस्कार बाप मतारी दिले बा, तो हमनी ये समझने सन कि जितना हमनी के लड़का हमनी पढ़ावी ली सन, वो सारा लड़का जे बा हमनी के घर परिवार के सदस्य बा। आ कभी हम अपना घर परिवार से, अपना फैमिली से अलग नहीं है। हमारा, हम बोलते हैं गर्व से कि हमारे 2 बच्चे नहीं है, हमारे अनगिनत बहुत सारे बच्चे हैं। जितने सारे आते हैं पढ़ने, सब मेरा भाई है, बहन है, मेरे बाल बच्चे हैं, सब मेरे फैमिली का हिस्सा है। और इसलिए मैं बोला भी था अपने वादे के मुताबिक कि मैं मोतिहारी भी आऊँगा। एक दिन मैं हिंदी के लिए कल यहाँ रहूँगा, यहाँ के सेंटर पर बच्चियों के साथ, और उसके बाद मैं मैथ के दिन शाम में मैं मोतिहारी आ रहा हूँ। एक रात मैं अपने बच्चों के साथ जरूर रहूँगा, ताकि बच्चों को ये लगे कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और उनका हिम्मत जो है बना रहेगा मुझे देख लेंगे तो ऐसे टीचरों का चुनाव कीजिए। वैसे टीचरों का चुनाव मत करवाइए अपने भाई बहन से, जो बीचे में आपको छोड़ देता हो और पूरा पैसा ले लेता हो। ठीक है, तो यहाँ का ट्रेंड ये चला है। जिसको दिक्कत है बस मेरा नाम ले लो, मजा ले लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ की तो ये हाल हो गई है। तो बस आप लोग हैं तो मुझे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि बैच भी मेरा नया वाला अच्छा चलेगा, और आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लोग जरूर अच्छा चलवाइएगा। यही बस आप लोग से मेरी प्रार्थना है, विनती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन पूछा है बेटा कि सीता को, नीचे वाला रहा है बाबू, अपने घर में क्यों घुटन होती है। सीता को अपने घर में क्यों घुटन होती है। ये देखिए, ये धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक है सांवर दैया, जो राजस्थानी भाषा के कथाकार हैं। इसमें सीता नाम की एक बेबस और लाचार औरत है, जिसके 3 बेटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू, और 3 बहू है। तो 3 बेटे और बहू के होने के बावजूद भी सीता अपने आप को भिखारी समझती है। सीता अपने आप को अकेली महसूस करती है, क्योंकि इनके बेटे और बहू मिलकर माँ को काफी प्रतिताड़ित कर रहे हैं। देखिए, बताए हैं हम क्लास में, कहानी पढ़ाए हैं। तो देखिए, यहाँ सीता को अपने घर में घुटन क्यों होती है, लिखेंगे कि सीता 3 बेटों की मां, 3 बहुओं की सास, 3 बहुओं की सास और अनेक पोते पोतियों की दादी है।
अनेक पोते पोतियों, बहुवचन, पोते पोतियों की दादी है। फिर भी अकेली है। फिर भी अकेली है। उसके बेटे लोग, उसके बेटे और बहू लोग, उसके बेटे लोग उससे बातचीत तक नहीं करते हैं। उससे बातचीत तक नहीं करते हैं। बहुएं हमेशा उल्टा सीधा सुनाती रहती है। सीता के लड़कों ने अपने मां को एक एक महीने खिलाने की पाली बांध रखी है। अतः सीता को रोको, अपने ही रोक दो। तो चलो बेटा, तो पहला क्वेश्चन मेरा था कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। 2.5 लाइन का आंसर है, देख लीजिएगा। रंगपा कौन था, वो मंगमा से क्या चाहता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मां मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी, ये भी क्वेश्चन 2-3 साल पूछा जा चुका है। और सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं जो लेके आया हूं आपके लिए बहुत अच्छा लेकर आया हूं। मां सरस्वती का नाम लीजिए, और जिन बच्चों की सब्जेक्टिव की तैयारी नहीं हो पाई है अच्छे ढंग से, वो देख लीजिएगा। अरे भाई 10 पूछेगा 5 बनाना है, 3 भी तो तुम बना सकते हो नो, 6 नंबर आराम से आएगा। और कहीं ईश्वर ने चाहा इंटर के जैसा तो 10 में 10 उलट जाएगा। अब बनाना है 5 गो, आपको जो 5 गो अच्छा लगे वही बनाइएगा। चलिए तो इसको मिटाते हैं आगे बढ़ने के लिए। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। कुछ भारी नहीं होता है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कुछ भारी नहीं है, वो लिख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा सब लोग। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसके पक्ष में क्या तर्क मतलब सुझाव, क्या तर्क देते हैं। ये क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में होता है। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई है। इनकी रचना की बात कर लिया जाए तो हु आर शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम, बुद्धा एंड कम्युनिज्म, ये इनकी सुप्रसिद्ध रचना है और परीक्षा में पूछता भी है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संपूर्ण वांग्मय नाम की पुस्तक 21 खंडों में प्रकाशित हुई है। मुख्य नायक इनके द्वारा लिखी गई एक पत्रिका है और दूध और पानी की तरह भाईचारे का संबंध, दूध और पानी के मिश्रण की तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया है।
भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण अगर इन्होंने कुछ माना तो जाति प्रथा को माना। जातिवाद के कारण ही समाज ऊंच नीच में बट गया। इसी के बारे में ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, क्लास में पढ़ाए हैं। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, देखिए आंसर लिखेंगे। जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि जिस तरह आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार इस प्रथा में भी श्रम विभाजन अनिवार्य हुआ है। चलिए, एक का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी परीक्षा में बहुत पूछा है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? आ गया क्वेश्चन, खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए, ये विष के दांत शीर्षक कहानी से ली गई है, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट नामक स्थान पर होता है। इनके पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा है। और विष के दांत शीर्षक कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। इस कहानी में सेन साहब नाम के एक खानदानी धनी व्यक्ति है, जिनका एक बेटा है जिसका नाम कासू है। प्यार से मिस्टर एंड मिसेस सेन उसे खोखा कहकर बुलाते हैं, जिसे इंजीनियर बनाना वे लोग चाहते हैं। सेन साहब की नई मोटर गाड़ी है, जिसकी कीमत है 7,500 रुपए और गाड़ी का रंग ब्लैक है और गाड़ी का नाम है स्ट्रीमलिंड। और मोटर गाड़ी को खोखा से खतरा था, कासू से खतरा था, खोखा उसी का नाम था, लेकिन लड़कियों को नहीं था। सवाल पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि मोटर गाड़ी को किससे खतरा था, तो खोखा या कासू से। आज जस्ट अपोजिट पूछेगा कि मोटर गाड़ी को किससे खतरा नहीं था, तो सेन साहब की बेटियों से। काहे कि वे तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत थी, वह बड़ों का इज्जत करना जानती थी। भगाना नहीं है बेटा, किसी को भगा के नहीं देखना है वीडियो, नहीं तो आप लोग अपना समझिएगा। सारा बात बाद में पछताइएगा, नहीं देखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो कहिएगा सर का बात नहीं मान के पछता रहे हैं। तो अब क्या हुए पछतावे जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, खोखा किन मामलों में अपवाद था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे खोखा सेन साहब का इकलौता लड़का था। इकलौता, इसमें औता प्रत्यय लगा है, इकलौता। यूट्यूब पर मेरा वीडियो है उपसर्ग प्रत्यय का, देख लीजिएगा लोग। 2 नंबर का आता है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग शुरू में लगता है शब्द के प्रारंभ में, प्रत्यय अंत में लगता है। तो अगर पूछता है कि इकलौता, इकलौता, इकलौता में कौन प्रत्यय लगा है, तो औता प्रत्यय। खोखा सेन साहब का इकलौता लड़का था। वह बहुत ही शरारती और बदमाश लड़का था। घर के सामानों को तोड़ फोड़ करना उसकी पुरानी आदत थी। उसकी पुरानी आदत थी
वह बड़ों का इज्जत करना नहीं जानता था। खोखा अपने घर के जीवन के नियम के मामलों में अपवाद था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्का में मत लिया बाबू हमार, राजा हमार, पढ़ लो बढ़िया से, बहुत मेहनत करता नहीं तो नीला। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। लेखक मैक्स मुलर जी की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? भारत से हम क्या सीखे? 6 दिसंबर 1823 जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म होता है, मैक्स मुलर जी का। बाप का नाम था विल्हेल्म मुलर। जब मैक्स मुलर जी 4 वर्ष के थे तो इनके पिता विल्हेल्म मुलर का निधन होता है, ठीक है। और इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का अध्ययन करना संस्कृत से अध्ययन करना ये प्रारंभ करते हैं। और भारत के एक बहुत बड़े, भारत में आकर इन्होंने भारत की विचित्र सुंदरता को जर्मनी के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और जर्मनी की महारानी विक्टोरिया ने इनको नाइट की उपाधि दी थी। तो लेखक मैक्स मुलर जी की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मतलब सच्चा भारत कहाँ बचता है? तो देखिए, लेखक मैक्स मुलर जी की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि भारत के गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि शहरों की अधिक आबादी गांव में ही बसती है। बस हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चन मार्क। ये परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से है, जिसके लेखक है बेटा रामविलास शर्मा, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर जो है वह एक निबंध है, जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म मरण जरूर याद रखिएगा, इनकी रचनाएं पर ध्यान दीजिएगा। जो भी गेस में ऑब्जेक्टिव का गेस दिया गया है उसमें लास्ट में जो भी चैप्टर हम कराएं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, भारत से हम क्या सीखे, नागरी लिपि और शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी वाला, उसका ऑब्जेक्टिव विशेष रूप से आप लोग ध्यान से आज रात में देख कर जाइएगा। परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? देखिएगा क्वेश्चन आता है, बहुत टॉप लेवल का हो सकता है ये क्वेश्चन कल रहे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। जो लोग साहित्य में
युग परिवर्तन करना चाहते हैं। जो लकीर के फकीर नहीं हैं। लकीर क्या? फकीर होना मुहावरा है, परंपरावादी होना या अंधविश्वासी होना। जो लकीर के फकीर नहीं हैं तथा जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य का निर्माण, निरुपसर्ग लगा है इसमें हलंत वाला, क्रांतिकारी साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान जरूरी है। वैसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान जरूरी है। चलिए, ये भी आंसर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मन सपना के महल बनावे, ही न समझ में आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। चलिए, टोटल क्वेश्चन कितना हुआ था? 8। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? देखिए, बहादुर शीर्षक कहानी, जिसके लेखक है अमरकांत, जिनका जन्म जो है 1925 को बलिया उत्तर प्रदेश में होता है, और लेखक जो है उनकी पत्नी जो निर्मला है, वह जब अपने जेठानियों के आगे पीछे नौकर चाकरों की भीड़ देखती है तो उसे जलन होने लगती है। अंत में लेखक के साले साहब नेपाल से एक भगाकर नौकर को लाते हैं, जिसका नाम था दिल बहादुर, और जिसकी उम्र थी 12-13 साल। ठीक है, बहादुर। तो क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग जाता है? बहादुर नेपाल का रहने वाला है, लेकिन वो अपने घर से क्यों भागता है? देखिए, ये हम बताए हैं ऑफलाइन क्लास में, फुल्ली कहानी पढ़ाए हैं। अभी तो कहानी पढ़ाने का समय गया, अब तो परीक्षा सर पे है, कल है, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? टॉप लेवल का क्वेश्चन। चूंकि हम जानते हैं कि बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बहादुर के पिता का निधन कहाँ हुआ था? तो युद्ध में। बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया था। उसकी माँ बड़ी ही गुस्से वाली थी। एक दिन भैंसों के पिटाई के आरोप में उसकी मां ने उसे बुरी तरह से पीटा, जिसके कारण
बहादुर अपने घर से भाग गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी? मछली शीर्षक कहानी, विनोद कुमार शुक्ल। मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखलाई पड़ी? देखिए ये मेरे जितने सारे विद्यार्थी गए हैं मोतिहारी या कहीं भी गए एग्जाम देने सुगौली, उनको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो क्लास हमारा किए हुए हैं, उनको याद है। खाली उनको देख के एक बार पढ़ लेना है, काम हो जाएगा। जो क्वेश्चन एक दो इधर उधर का होगा वही आपको देखना होगा। मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखलाई पड़ी? टॉप क्वेश्चन है। मछली और दीदी में सेम ऐसे लिखिएगा जैसे हम बता रहे हैं, नंबर चाहिए तो। निम्नलिखित समानताएं हैं, ऐसे लिखिएगा बेटा। 1 नंबर 1 नंबर, मछली जल में रहती है, एकदम हल्का है, तो दीदी घर में रहती है। साफ अपना लैंग्वेज, तो दीदी घर में रहती है। 1 हो गया बेटा। 2 नंबर, ऐसे ही पॉइंट देख के लिखिएगा। मछली झोले में छटपटाती है, तो दीदी घर में तड़पती है। 3 नंबर, मछली जल से बाहर निकालकर काटी पीटी जाती है, तो दीदी घर में पिताजी के द्वारा पीटी जाती है। चलो बेटा ये भी क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आता है कि मछली और दीदी में क्या समानताएं दिखलाई पड़ी, तो लिखिएगा जगह लिखे उसी तरह, जिस तरह बेटा लिखे हैं उसी तरह लिखना है। लिखना है कि मछली और दीदी में निम्नलिखित समानताएं दिखलाई पड़ी। यहां लिख देंगे दिखलाई पड़ी। मछली और दीदी में निम्नलिखित समानताएं दिखलाई पड़ी। 1 नंबर, मछली जल में रहती है, तो दीदी घर में रहती है। 2 नंबर, मछली झोले में छटपटाती है, तो दीदी घर में तड़पती है। 3 नंबर, मछली जल से बाहर निकालकर काटी पीटी के बीच में हाइफन होगा, काटी पीटी जाती है, कॉमा, तो दीदी घर में पिताजी के द्वारा पीटी जाती है। बस ऐसे याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? बिरजू महाराज एक भारत के जाने माने नृत्यकार जो कथक नृत्य में काफी निपुण थे। इन्होंने अपने पिता से ही गुरु दीक्षा ली थी और अपनी गुरुआइन अपनी अम्मा को मानते थे। बिरजू महाराज के एक चाचा थे जिनका नाम था शंभू महाराज, और बिरजू महाराज के पिता ने इनको दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक एकेडमी जो लीला कृपलानी और कपिला जी के देखरेख में होता था, वहाँ इनको नृत्य सीखने के लिए एडमिशन कराया गया था। बिरजू महाराज
जो थे जब 9.5 साल के हुए थे तो इनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद से घर का सारा जिम्मेदारी जो है इन्हीं के ऊपर आ गया था। उसके बाद इन्होंने सीताराम बागला नामक एक धनी लड़के को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया था। तो ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। ये कथक नृत्य में निपुण थे। बिरजू महाराज की जो नृत्य की शैली थी वो कथक थी। ये कथक डांस करते थे बिरजू महाराज। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जाफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में आता है कि बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था बेटा, तो यहां है जाफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। इनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। अतः लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत ही गहरा संबंध है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अगर लंबा लिखना चाहते हैं तो, कि चूंकि हम जानते हैं कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी बसंत पंचमी से एक दिन पहले दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे लखनऊ के जाफरीन नामक अस्पताल में हुआ था। इनकी बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। अतः लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का बहुत ही गहरा संबंध है। चलिए, लेकिन ऐसे भी लिखिएगा तो हो जाएगा, चूंकि 2 नंबर का ही है। 12 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 12 नंबर क्वेश्चन 15 कर दिया हूं, दोनों सीटिंग का है, कोई ज्यादा नहीं है। इतना दिन से पढ़ के तो कुछ करबे नहीं किए। 1 घंटे रात में बैठ जाइएगा तो ये काम आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भगा के मत देखना सब। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वाणी कब विष के समान बन जाती है। वाणी कब विष के समान बन जाती है। गुरु नानक से क्वेश्चन लिया गया है। 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म होता है तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में। ठीक है। गुरु नानक जी की पत्नी का नाम सुलक्षणी था, माता का नाम तृप्ता था और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनकी सुप्रसिद्ध रचना की बात कर लिया जाए तो जपू जी, सोहिला, आशा दीवार और रहीदास गुरु नानक की सुप्रसिद्ध रचना है। ध्यान रखिएगा रचना पर। वाणी कब विष के समान बन जाती है, तो लिखेंगे जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ये गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। राम का नाम लेने से वाणी अमृतमय हो जाती है। बस। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि गुरु नानक का हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है।
हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरि रस से कवि का अभिप्राय गुरु की कृपा और ईश्वर की भक्ति करने से है। जिसने अपने जीवन को राम के नाम में सराबोर कर दिया, मतलब मिला दिया, सराबोर कर दिया, उसने इस भव सागर से, मतलब भावनाओं के सागर से मुक्ति का मार्ग बना लिया। चलिए 2 क्वेश्चन और मेरा बचा है, देखिएगा। एक भी क्वेश्चन बेटा भगा के मत देखना, 15 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा आंसर है, पहले से याद है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जो बच्चे याद नहीं किए हैं उन्हीं के लिए ये डाला गया है तो सबके लिए। जिनको याद है वो तो सोने पर सुहागा, है कि नहीं? लेकिन जिनको याद नहीं है तो याद रखिएगा, अभी भी आपका पांव कब्र में है तो कव्वाली मत गाइए। ये किसी का कहा हुआ है, मेरा कहा हुआ नहीं है कि कब्र में पांव लटका हुआ है फिर भी कव्वाली गा रहा है सब। तो ये कहने वाला बिल्कुल सही कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आगे देखिए, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2-3 साल आया है बोर्ड में। परहित माने दूसरे के हित के लिए, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नो तो खाली लिखिएगा बादल। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? चलिए आंसर में लिखेंगे बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है परीक्षा में। परहित माने दूसरे के हित के लिए, परहित के लिए आकाश के काले बादल देह धारण करता है। चूंकि हम जानते हैं कि बादल जल का विशाल भंडार होता है, और वह बनता ही है बरसने के लिए। बरसने के बाद उसका महत्व कम हो जाता है। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है।
बादल का यह समर्पण लोगों के लिए निस्वार्थ होता है। नि उपसर्ग लगा है, निस्वार्थ होता है। लेकिन बादल वर्षा कराता है ना धरती पर के लोगों के लिए, तो उसके एवज में आप पैसा उसको नहीं देते हैं, लेकिन पंपी सेट से खेत पटवाइएगा ना तो घंटे के हिसाब से रुपये लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? लिखेंगे कि देश के नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन जी की राय अच्छी नहीं है। वह कहते हैं कि आजकल के नेताओं का जन कल्याण पर, मतलब जनता के कल्याण पर, जन कल्याण पर ध्यान कम और आत्म कल्याण पर, मतलब अपना पॉकेट भरने पर, आत्म कल्याण पर। मैं नहीं कह रहा, प्रेमघन जी कह रहे हैं। स्वदेशी एक कविता है, मैट्रिक में पढ़ना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 ईस्वी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1874 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। प्रेमघन सर्वस्व जीर्ण जनपद इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। जन कल्याण पर ध्यान कम और आत्म कल्याण पर ध्यान अधिक होता है, अधिक होता है। ये देश के भ्रष्ट नेता जो सही ढंग से अपनी धोती तक को भी नहीं संभाल पाते हैं, वह भला देश को क्या संभालेंगे। चलिए, ये 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2-3 गो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, 2-3 गो देख लीजिएगा तो कोई घाटा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, किताब में बहुत क्वेश्चन है, इतना कम किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए आप लोग। कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? गांव एवं शहर के गरीब लोग, हमारी नींद कविता से है, बीरेन लंगवाल। गांव एवं शहर के गरीब लोग कठिन परिश्रम करके भी दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं।
वह रातों दिन लाउड स्पीकर पर देवी जागरण आदि महोत्सव, महाजोड़ोत्सव गुण संधि है, पढ़ाया गया है, आदि महोत्सव का नकल करके अपनी कमाई को बर्बाद कर लेते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? लबादा, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? मेरे बिना तुम प्रभु, रेनन मारिया रिल्के, पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया। 4 दिसंबर 1875 जर्मनी ऑस्ट्रिया में जन्म होता है जोसेफ रिल्के जी का, ठीक है। और द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉर्ड्स ब्रिज इनकी सुप्रसिद्ध रचना रही है रिल्के जी का। और रिल्के जी की काव्य की शैली जो थी वो गीतात्मक थी, याद रखिएगा, क्लास में बताया गया है। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? शानदार लबादा प्रभु का गिर जाएगा, ईश्वर प्रभु का गिर जाएगा, क्योंकि भक्त और भगवान ये दोनों एक ही सत्तापुंज के आधार हैं, एक ही सत्तापुंज के आधार हैं। शानदार लबादा प्रभु का गिर जाएगा क्योंकि भक्त और भगवान ये दोनों एक ही सत्तापुंज के आधार हैं। न भक्त के बिना भगवान रहेगा और न भगवान के बिना भक्त। पिछला साल क्वेश्चन गेस किए थे हम कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालें। इसी टाइप से उसका भी आंसर होगा, देख लीजिएगा, चूंकि पिछला बार पूछ दिया है, गेस में दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंधों पर क्या डालना है? प्रकाश डालना है। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, वो भी क्वेश्चन आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 कर देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? ये गेस में क्वेश्चन नहीं है शायद, इसको देख लीजिएगा। कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? हमारी नींद कविता में कवि बीरेन रंगवाल जी उन अत्याचारियों का जिक्र करते हैं जो हमारे आराम पसंद जीवन का लाभ उठाते हैं, हमारे आराम पसंद जीवन का लाभ उठाते हैं।
जो स्वार्थी होते हैं तथा दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं। दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं। खालिस बेचैनी किसकी है? और बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी किसकी है और बेचैनी का क्या अभिप्राय है? खालिस बेचैनी खरगोश की है। चूंकि हम जानते हैं कि क सीखने के बाद बच्चा ख सीखता है, लेकिन खरगोश को ख, इन्वर्टेड कोमा ध्यान रखिएगा, खरगोश को ख बोलकर सिखाने का प्रयास किया जाता है। खरगोश की तरह बच्चा भी चंचल होता है। यहाँ बेचैनी का शाब्दिक अर्थ है आगे बढ़ने की इच्छा। और लास्ट क्वेश्चन बेटा 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिएगा। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ में कवि रसखान ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? यह अंतिम क्वेश्चन है 20। प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ में कवि रसखान ने माली मालिन किसे और क्यों कहा है? देखेंगे बेटा कि प्रेम अयनी श्री राधिका पाठ में कवि रसखान जी ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कृष्ण और राधा को कहा है चूंकि हम जानते हैं कि वाटिका की हरियाली, वाटिका मीन्स बगीचा, वाटिका की हरियाली माली मालिन के द्वारा ही
संभव हो पाती है माली मालिन ही वाटिका की हरियाली में चार चांद लगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैंने आपके लिए इतना 20 सब्जेक्टिव लेकर आया हूं मैं, ठीक है। जो कमजोर विद्यार्थी हैं 20 सब्जेक्टिव आज रात में पढ़ के जाइए। 10 आना ही है और 10 में आपको बनाना है मात्र 5। और एक बात और बता दे बेटा, जिनको पत्र का तैयारी करना है वो अपने मित्र के पास अपने परीक्षा की तैयारी के विषय में पत्र लिखना है, उसको कर लीजिएगा। और प्रदूषण की समस्या, उसके बाद मेरे प्रिय कवि, प्रदूषण की समस्या, मेरे प्रिय कवि, और एक और है होली, इस पर निबंध जरूर देख के जाइएगा। चलिए, आप लोग का प्यार दुलार हम पर इसी तरह बना रहे। आइए परीक्षा देकर, मैंने अपने वचन के अनुसार अपना काम किया, अब बारी आपकी है। आप लोग परीक्षा दे के आइए और जो मैं सिखाए हैं उस काम में आप लोग लग जाइए, ताकि मुझे कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े। आप हैं तो हम हैं, और जब हम हैं तो आप लोग भी हैं। हम लोग एक परिवार हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो आज रात में बेटा इन सारी चीज़ों को आप लोग पहले जो आज बताए हैं इसको पहले आप लोग पढ़िए और मोबाइल से सुनिए, बार बार सुन सुन के उसको याद करने का प्रयास कीजिए, या वो याद है तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए। लिखावट सुंदर होना चाहिए, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। और परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव है वो पीछे से 100 नंबर से बनाना शुरू कीजिएगा। और ग्रामर पर पहले हाथ नहीं लगाना है, मना किए हैं। पहले बुक का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा और फिर ग्रामर में आपको क्या बनाना है सबसे हल्का बताया है, यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, तो वो है कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को जो पढ़ाया उसका वीडियो है। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय विशेषण समास, इतना ही चीज पर ध्यान लगाना है। और संधि पर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं हो उनको उस पर नहीं लगाना है। चलिए, मिलते हैं मोतिहारी में, आपसे रूबरू होते हैं एकदम ऑफलाइन। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और कल एग्जाम में जो है पावर स्टार का झंडा जो है एकदम ऊपर लहराकर और बाबा की जय जयकार बुलाते अच्छा से लिख के और निकलिए। और चोरी नहीं करना है, किसी को पकड़ाना नहीं है, ईमानदारी से बेटा लिखना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कोई भी हो, आप सुने हो, उसके विषय में 2-4 लाइन नंबरा चमरा कर लिखो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन छोड़ेगो तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय रक्सौल। मिलते हैं आप लोग से मोतिहारी में।